सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हवा, पलक झपकते ही तबाही का भयानक मंजर और शहर दर शहर परसती भयानक त्रासदी। तबाही का ये मंजर बताता है कि चक्रवात किस कदर भयानक हो सकता है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां चक्रवाती तूफान ने तबाही ना मचाई हो। गोल गोल अंदर की तरफ घूमती हवा इतनी तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ती है कि अपनी चपेट में आने वाली हर चीज को पल भर में जमींदोज कर जाती है। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में चक्रवात के मामले देखे जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में ये तूफानी बवंडर घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा बदल जाती है। यहाँ पर ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। दोनों गोलार्धों के चक्रवातों में यही बुनियादी फर्क है। उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन और टाइफून समेत कई नामों से जाना जाता है। असल में सूरज की तपिश से जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो वायुमंडल में वहां कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इस खाली जगह को भरने के लिए जब काफी तेज गति से हवा आती है तो गोल गोल घूमकर कई बार चक्रवात में तब्दील हो जाती है। चक्रवात के केंद्र में सबसे कम वायु दाब का क्षेत्र होता है और यही वजह है कि हवाओं की गति की दिशा अंदर की तरफ होती है और उस कम वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए वायुमंडल की हवा सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंदर आती है। ज्यादातर चक्रवात विषुवत रेखा के आसपास उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है। हालांकि कई दफा ये ठंडे क्षेत्र में भी दस्तक देता है। आमतौर पर चक्रवात गर्म हवाओं का बवंडर होता है, लेकिन बर्फीले गोलार्धों में ठंडी हवाओं के चक्रवात भी देखे जाते हैं। हालांकि इन इलाकों में चक्रवात बिरले ही आते हैं। अलग अलग इलाकों में चक्रवातों को देखते हुए इसे कई हिस्सों में बांट दिया गया है। सैटेलाइटों के जरिए कई खौफनाक चक्रवातों की तस्वीरें हम तक पहुंच चुकी हैं। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी के बाहर की भी कई तस्वीरें अब सैटेलाइटों में कैद हो रही हैं। चंद्रमा के अलावा कई ग्रहों पर भी चक्रवात के मामले देखे गए। नेपच्यून पर तो सदियों से चल रहे चक्रवाती तूफान ने करीब स्थायी रूप ही ले लिया है। आंख की आकार का दिखने के चलते खगोल शास्त्री इसे विजर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। लोगों में खौफ का आलम यह है कि अब तूफान ना भी आए तब भी सिर्फ नाम सुनकर लोग दहशत में आ जाते हैं। दरअसल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जब जब भीषण गर्मी पड़ती है, जगह जगह कम दबाव के क्षेत्र तैयार हो जाते हैं। इन्हें भरने के लिए समुद्री इलाकों से हवाएं उठती हैं और ये तेज हवाएं जिधर से गुजर जाती हैं उधर तबाही मच जाती है। तूफान तबाही का पर्यायवाची है, लेकिन कौन सा तूफान कितना नुकसान करके जाएगा, इसकी सही भविष्यवाणी करना आसान नहीं है। मशहूर उर्दू शायर जगन्नाथ आजाद ने लिखा कि किनारे ही से तूफान का तमाशा देखने वाले किनारे सही बता पाना आसान नहीं है। हालांकि तकनीक ने इतना तो कर दिया है कि हम पहले से इसके आने की सूचना हासिल कर लें और फिर इससे होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश करें।
आमतौर पर धरती के आसपास का वातावरण शांत होता है, पर जब कभी इसके वायुमंडल में कोई परिवर्तन होता है तो उसका दूसरा रूप भयंकर आंधी, तूफान और बवंडर के तौर पर हमारे सामने आता है। इसमें तेज हवाओं के साथ ओले गिरना, भारी बारिश, बिजली का चमकना और बर्फबारी होना आम बात है। दरअसल हवा के बड़ी मात्रा में स्थान बदलने यानी स्पिनिंग के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बवंडर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें हरिकेन या टाइफून और दक्षिणी अर्ध गोलार्ध में चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। दरअसल पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं परस्पर विरोधी दिशाओं में घूमती हैं। सूर्य की गर्मी से जब हवाएं गर्म हो जाती हैं तो तेजी से ऊपर उठती हैं। इसके कारण आसपास की ठंडी हवाएं नीचे की खाली जगह पर भरने के लिए उमड़ पड़ती हैं। इस उथल पुथल में हवा के कितने ही चक्रवात बन जाते हैं और वे जिधर से गुजरते हैं उधर आंधी, तूफान और बवंडर का रूप ले लेते हैं। भयंकर तूफानों का एक कारण उनमें रहने वाली हवा की तेजी होती है, जबकि दूसरी वजह चक्रवात के मध्य भाग में हवा का भार बहुत हल्का रह जाना है। किसी भी उष्णकटिबंधीय आंधी को तूफान की श्रेणी में तब गिना जाने लगता है जब उसकी गति कम से कम 74 मील प्रति घंटे हो। तूफानों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तूफानों को हवा की गति और क्षति के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन में उठने वाले तूफानों की गति 38 मील प्रति घंटा या उससे कम होती है। वहीं ट्रॉपिकल स्टॉर्म वाले तूफान बहुत ताकतवर होते हैं और इनकी स्पीड 39 से 73 मील प्रति घंटा होती है। में वैसे तूफानों को रखा जाता है जिनकी गति 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि श्रेणी 2 वाली तूफानों में हवा की गति 125 से 164 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तीसरी श्रेणी के तूफानों में हवा की रफ्तार 165 से 224 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चौथी श्रेणी के चक्रवातों में हवा की गति 225 से 279 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि पांचवी श्रेणी जो सबसे खतरनाक है, इसमें प्रति घंटे 280 किलोमीटर से अधिक हवा की रफ्तार होती है। समुद्र में उठने वाले तूफान को चक्रवात कहते हैं। भूमध्य रेखा के नजदीकी क्षेत्र समुद्री चक्रवातों के उद्गम स्थल माने जाते हैं। टाइफून, हरिकेन और साइक्लोन ये तीनों ही भारी बारिश करने वाले चक्रवाती तूफान हैं, लेकिन भूगोल के आधार पर ये तूफान एक दूसरे से अलग होते हैं और इनके अपने अपने इलाके होते हैं। प्रशांत महासागर में टाइफून और अटलांटिका महासागर में हरिकेन और टॉर्नेडो तूफान आते हैं। इनमें खतरनाक हाई टाइड आते हैं और आसपास के इलाके डूब जाते हैं। भारत में चक्रवात या तूफान अक्सर सुनाई देने वाले नाम हैं। दरअसल भारत 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है। सुदूर दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम की तरफ अरब और पूरब में बंगाल की खाड़ी। भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ही ज्यादातर तूफानों के स्रोत हैं। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप से निकलने वाले तूफान दुनिया के दूसरे हिस्सों के बाकी तूफानों से काफी अलग हैं। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप में तूफानों के 2 मौसम हैं। पहला प्री मॉनसून मौसम यानी अप्रैल से मई और दूसरा पोस्ट मॉनसून यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच का मौसम। दुनिया में हर साल आने वाले तूफानों में से महज 5 से 6% तूफान ही इन इलाकों से आते हैं। इसके बावजूद नुकसान के मामले में भारतीय उपमहाद्वीप से उठे तूफानों को ज्यादा घातक माना जाता है। यही वजह है कि भारत में तूफान की छोटी से छोटी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जाता और तमाम सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों का ध्यान दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिमी सागरों में होने वाली हर हलचल पर होता है। 1999 में बंगाल की खाड़ी में उठे शक्तिशाली तूफान ने ओडिशा में भयानक तबाही मचाई। उस दौरान 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उस वक्त भारतीय एजेंसियों के पास तूफानों की सटीक भविष्यवाणी और उससे निपटने के उपायों से जुड़े संसाधनों का खासा अभाव था, लेकिन बीते 1.5 दशक में इसमें काफी तरक्की हुई है। मौसम से जुड़ी तमाम हलचलों के पूर्वानुमान का बड़ा जिम्मा इस वक्त भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के पास है। IMD ने बीते सालों इस दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की। प्रतिकूल मौसमी घटनाएं जैसे चक्रवात, मानसून, लू, भारी और कम बारिश के पूर्वानुमान लगातार सुधर रहे हैं। 2013 में आया फैलिन चक्रवात हो या 2014 का हुदहुद, IMD ने चक्रवातों के पूर्वानुमान की सही जानकारी जुटाकर
जानमाल के नुकसान को काफी सीमित करने में कामयाबी हासिल की। भारत ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी काफी तरक्की की। 2013 में फैलिन तूफान के वक्त भारतीय उपग्रह ओशन सेट 2 की मदद से IMD ने चक्रवात के पूरे रास्ते का अध्ययन कर करीब 12 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि आज भी ज्यादातर मौसम पूर्वानुमानों के लिए हमें नासा के ISS रैपिड स्कैट पर ही निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अब इसरो स्कैटसैट 1 के जरिए भारत को मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार है। इसके अलावा हाल ही में राज्यसभा में दिए एक जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि 2017 से IMD पूर्वानुमान की ऐसी तकनीक विकसित करने जा रहा है जो सुपर कंप्यूटर पर आधारित मॉडलिंग प्रणाली पर आधारित होगी। जानकारों का मानना है कि इस तकनीक से चक्रवातों के पूर्वानुमान में और तेजी और सटीकता आएगी। पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित करने के साथ ही भारत में चेतावनी जारी करने के तंत्र पर भी खासा काम हुआ। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल ने बड़ी भूमिका निभाई। 1999 में पारादीप तूफान के वक्त पूरे भारत में महज 20 लाख मोबाइल उपभोक्ता थे, जबकि 2016 में दूरसंचार सेवाएं देश की 82% आबादी की जद में है। इसके चलते सूचनाएं और चेतावनी देने में एजेंसियों को ज्यादा सहूलियत हो रही है और चक्रवातों से होने वाला नुकसान लगातार कम हो रहा है। साथ ही केंद्र और राज्य की तमाम मौसम एजेंसियां स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम भी कर रही हैं। NDRF, SDRF, सेना और अर्धसैनिक बलों के साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं ने पूरे तालमेल से लाखों लोगों के राहत और बचाव काम में शानदार काम किया है। चक्रवात, आंधी, तूफान, बिजली गिरना हो या ओलावृष्टि, प्रकृति जब इस रूप में सामने आती है तो इंसान असहाय हो जाता है। प्रकृति के इस भयानक रूप के सामने इंसान का अस्तित्व दिन के बराबर हो जाता है। इन प्राकृतिक घटनाओं के बीच में इंसान अगर आने की कोशिश करे तो नतीजे बेहद गंभीर होते हैं। लेकिन क्या इंसान इन घटनाओं से कोई सीख ले रहा है? क्या हम मौसम की इस अतिरेकी चाल के मायने समझ पाए हैं? ये घटनाएं न पहली हैं न आखिरी, लेकिन क्या हमने आने वाली आफत की तैयारी की है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्होंने 191 देशों के संगठन, विश्व मौसम संगठन के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को कुछ सोचने पर मजबूर किया और फिर शुरू हुई दुनिया भर में इस तरह की घटनाओं में सबसे ज्यादा जाने लेने वाली घटनाओं का ब्यौरा जुटाने की कवायद। आखिरकार 2017 में WMO ने एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 1873 से अब तक सबसे ज्यादा जाने लेने वाली घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है। ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मामले में सबसे भयावह दुर्घटना 12-13 नवंबर 1970 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में सामने आई। इस चक्रवात में 3 लाख लोगों की जान चली गई। तो 26 अप्रैल 1989 को बांग्लादेश का ही मानिकगंज सबसे भयावह दुर्घटना का गवाह बना। इस टॉर्नेडो ने 1300 लोगों की जान ले ली। ये जरूरी नहीं कि आसमानी बिजली इंसान की जान हमेशा सीधे ले। कई बार दूसरे तरीकों से भी आसमानी बिजली इंसानों की जान पर भारी पड़ जाती है। 2 नवंबर 1994 को मिस्र के ड्रोंका में आसमानी बिजली इंसानों पर नहीं बल्कि इलाके के तेल के टैंकों पर गिरी। इस बिजली के गिरते ही आग लग गई और इस जलते हुए तेल ने आसपास के 496 लोगों की जान ले ली। इससे पहले 23 दिसंबर 1975 को तत्कालीन रोडेशिया और आज के जिम्बाब्वे के मानिका आदिवासी क्षेत्र में आसमानी बिजली सीधे एक झोपड़ी पर जा गिरी। इस घटना में एक साथ 21 लोगों की मौत हो गई। आसमान से बरसते ओले दुनिया के लोगों के लिए आम बात है। आमतौर पर इन्हें फसलों के लिए काफी नुकसानदेह माना जाता है। ओले हल्के और छोटे हों तो कौतूहल का विषय बन जाते हैं। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि 30 अप्रैल 1888 को भारत के मुरादाबाद में संतरे और क्रिकेट बॉल जितने बड़े और भारी ओले गिरे। आसमान से बरसती इस आफत की चपेट में आकर उस वक्त मुरादाबाद में 246 लोगों की मौत हो गई थी। WMO ने इसे संसार की सबसे जानलेवा ओलावृष्टि करार दिया है। इस तरह विश्व मौसम संगठन ने अलग अलग श्रेणियों में दुनिया की सबसे जानलेवा घटनाओं का जिक्र किया। इसका मकसद है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की भयावहता का अध्ययन कर
आने वाले वक्त में तैयारियों के लिए कदम उठाए जाएं।